दोस्तों, द टेम्पल टाइगर एंड मोर मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं जो जिम कॉर्बेट जी की बुक है, उसकी हमारी कहानी चल रही है तल्ला देश मैन ईटर। उसके अलग अलग पार्ट थे, टोटल 10 पार्ट हैं, तो आज 8th पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि जिम कॉर्बेट ढूंढते रहे, घायल शेरनी उनसे कुछ ही मीटर या कुछ ही गज आगे चल रही थी, लेकिन फाइनली वो उसको ढूंढ नहीं पाए, केवल उसके ब्लड के निशान मिल रहे थे। फिर ये रात को अपने कैंप वापस आ गए थे। अगले दिन जब इनके आदमी खाने की तैयारी कर रहे थे, तो इनके पास जो स्किन्स थी, 2 टाइगर और 1 सिराव, तो ये टाइगर की स्किन्स को अटेंड करने लगे, कील गाड़ गाड़ के उसको फैला के सुखाने लगे। जहां जहां हल्का हल्का गीला रह गया वहां राख मलने लगे। अब कॉर्बेट बोलते हैं टाइगर की स्किन का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अगर उसमें जरा सा भी फैट लगा रह गया या फिर उसकी आंखें, कान, ये सब एरिया ढंग से लिप्स, ये एरिया ढंग से ट्रीट नहीं किए गए, तो उसके बाल झड़ने लगते हैं और फिर वो स्किन खराब हो जाती है। दिन आधा चढ़ गया तो ये अपने 4 आदमियों के साथ निकल गए उस जगह के लिए जहां इन्होंने कल छोड़ा था टाइगर्स को ढूंढना। 2 आदमी इन्होंने अपने कैंप में छोड़ दिए, क्योंकि वो जो सिराव की स्किन थी, ये उन्होंने उन 2 आदमियों के हवाले कर दिया कि इसकी ढंग से केयर करो। अब जिस वैली में टाइगर्स को ढूंढने जा रहे थे, काफी चौड़ी सी वैली थी, उसमें की स्ट्रीम बहती थी जो कि पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर बहती थी। अब वो जो कल इन्होंने ये उस जगह पहुंच गए जहां इन्होंने कल टाइगर्स को छोड़ा था, जो पहाड़ पे चढ़ के नीचे को उतर गई थी, जहां इन्होंने देखा था कि राख थी, जली हुई राख पानी में गीली हो गई थी, और वहां पे उस टाइगर्स के पैरों के निशान मिले थे। अब वहां से जो दूसरी तरफ का नजारा था वो टनकपुर नजर आता था। जब तक मैन ईटर का आतंक नहीं था, ये जगह काफी जानवरों की चारागाह थी। यहाँ से जानवर यहाँ से वहां दिन भर चरते ही रहते थे। और जमीन में अगर आप ऊपर से देखोगे तो क्रिस क्रॉस पूरे बने होते थे, क्योंकि कभी जानवर यहाँ से वहां जाते थे, वहां से वहां जाते थे। उनके खुर से जो निशान बनते थे, वो ऊपर पहाड़ी से देखोगे तो आपको लगेगा किसी ने क्रिस क्रॉस टेबल बना दी है। इस जमीन में सब कुछ था, घास, नदियां, स्ट्रीम्स, घने जंगल, झाड़ियां। क्योंकि यह शिकार के प्रेमी थे, तो बड़े शानदार मैदान थे जहां पे काकड़, सांभर और भालू का शिकार किया जा सकता था। लेकिन वो बोल रहे थे ये ग्राउंड कोई भी सेलेक्ट नहीं करना चाहेगा आदमखोर शेर के शिकार के लिए। अब इन्होंने अपने आदमियों को 200-200 गज की दूरी पर पेड़ पे चढ़ा दिया, जो दूर तक निगाह रख सके, इन तक भी निगाह रखें, और जरूरत पड़ने पर जल्दी से उतर के इनके पास आ जाए। अब ये सारी सेटिंग जमा के जिम कॉर्बेट चले गए उस जगह पे जहां पे उन्होंने पग मार्क छोड़े थे टाइगर्स के कल रात को। अब इन्होंने गोली मारी थी टाइगर्स को 7 अप्रैल को। आज जो दिन था वो था 10 अप्रैल। और ये माना जाता है कि जब टाइगर को घाव लगे उसके 24 घंटे तक वो बहुत खतरनाक होता है, अटैकिंग मोड में होता है। तो वो टाइम पीरियड निकल चुका था। लेकिन साथ में ये घाव के ऊपर भी निर्भर करता है और जिसको घाव लगा है उसके नेचर पर भी निर्भर करता है। और यहाँ घाव लगा था शेरनी को। अगर शेरनी को या शेर को एक छोटा घाव लगा हो, 24 घंटे में रिकवर कर जाता है टाइगर, और फिर अपनी रेगुलर लाइफ के हिसाब से मूव करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा दर्दनाक दर्द वाला चोट लगी है टाइगर को, तो वो कई दिनों तक खतरनाक रह सकता है। जब तक उसको दर्द होगा वो इरिटेट होगा और वो अटैक करेगा। अब कॉर्बेट बोलते हैं मुझे ये तो नहीं मालूम था कि इसको चोट कितनी लगी है, बस मैं ये जानता हूं कि कल उसने एक बार भी मुझे अटैक करने की कोशिश नहीं करी, जबकि मैं कई बार उसके काफी नजदीक था। तो अब मैं ये बात इग्नोर कर देता हूं कि ये घायल शेरनी है। अब मैं केवल एक बात याद रखता हूं कि ये मैन ईटर शेरनी है। ये बात ध्यान में रख के अब मैं उसको ढूंढना शुरू करता हूँ। अब इनको ये बात भी ध्यान में थी कि वो बहुत भूखी शेरनी है, क्योंकि उसने तब से कुछ नहीं खाया है जब से उसने उस औरत को खाया था। और 7 तारीख को तो गोली लग गई, यानी औरत को 5 या 6 तारीख को खाया था, आज 10 तारीख है, 5 दिन से वो भूखी थी। अब जिस जगह से टाइगर्स ने उस स्ट्रीम को क्रॉस किया था, जहां उसने कल पानी पिया था, आगे निकली थी, वहां एक चैनल भी थी थोड़ी चौड़ी, लेकिन वो कभी बाढ़ आई होगी तो बह गई थी वो। इस चैनल के पास में एक घना जंगल था जिस तरफ वो टाइगर्स चली गई थी। अब ये जंगल में उस चैनल के सहारे सारे जो चैनल के निशान थे वहां चले, तो एक कैटल पथ था जहां पे जानवरों के जाने के निशान थे। वहां से उस चैनल को छोड़ के वो राइट हैंड साइड की तरफ चली गई। इस जगह से 300 गज की दूरी पर एक पेड़ था। इस पेड़ के नीचे टाइगर्स ने रात गुजारी थी। उसके घाव ने उसको परेशान किया था, तो बार बार उसने करवट बदली थी या जगह चेंज करी थी, लेकिन वहां जो पत्तियां थी उनमें ना तो खून था ना ही कोई मवाद था। अब पूरे दिन कॉर्बेट टाइगर्स को ढूंढते रहे, वाटर चैनल, घने जंगल, झाड़ियां, पहाड़, सब जगह ढूंढते रहे, उनको नहीं मिली। शाम के टाइम पे, सनसेट के टाइम पे आदमियों को लेके वापस कैंप जा रहे थे, तब आदमियों ने बोला, जो वो पेड़ पे चढ़े हुए थे,
कि पूरे टाइम वो टाइगर की मौजूदगी जानते रहे, कॉलिंग से, जानवरों की, काकड़ की कॉलिंग, सांबर की कॉलिंग, खलीज फिजेंट की कॉलिंग या बर्ड्स की मूवमेंट से उनको पता था कि टाइगर जा रही है, बस वो नजर नहीं आ रही थी। अब जो खतरा होता है जंगल में जब आप मैन ईटर टाइगर को ढूंढ रहे हो जो कि घायल ना हो, अगर हवा चल रही हो उस दिन खतरा बहुत ज्यादा होता है। अगर हवा आपके पीछे से आ रही है तो दो साइड से खतरा होता है, अगल बगल से, क्योंकि टाइगर, एक मैंने अपने वीडियो में बताया था जब जंगली रिजॉर्ट में वॉक करते हुए, कि जब टाइगर मैन ईटर बन जाता है तो फिर वो इंसान को उसी तरीके से ट्रीट करता है जैसे वो जानवर को करता है। और जानवर को ट्रीट करते वक्त, क्योंकि उसका पाला पड़ता है टाइगर का उन जानवरों से जिनकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, डियर वगैरह, तो वो क्या करती है, टाइग्रेस या टाइगर, वो हवा की दिशा को अवॉइड करते हैं। मान लीजिए हवा मेरे पीछे से आ रही है, तो टाइग्रेस अगर पीछे से आएगी तो उसके आने के पहले उसकी खुशबू मुझे आ जाएगी। एज ए इंसान तो मुझे नहीं आएगी, लेकिन अगर मैं डियर हूं तो मुझे आ जाएगी। वो तो डियर की तरह से ही इंसान को ट्रीट करना शुरू कर देती है। उसको पता है जो शिकार है उसका, वो बहुत अच्छा सूंघना जानता है, तो वो क्या करती है, पीछे से नहीं आती। अगर हवा पीछे से आ रही है, इस साइड राइट हैंड साइड से आएगी या लेफ्ट हैंड साइड से आएगी, सामने से तो बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि आदमी के सामने से टाइगर अटैक नहीं करता है। अब अगर हवा आपके लेफ्ट हैंड साइड से आ रही है तो इधर से तो बिल्कुल खतरा नहीं है, क्योंकि यहां से हवा आ रही है। अब टाइगर या तो लेफ्ट से आएगा, या तो पीछे से आएगा, या राइट हैंड साइड से आएगा। सामने और ये दो साइड ऑलमोस्ट सेफ है। अगर हवा सामने से आ रही है, सामने से तो उसने वैसे ही नहीं आना था, 200% वो पीछे से आएगा या इधर उधर से भी आएगा, तीन तरफ से अटैक कर सकता है। तो ये तरीका होता है टाइगर का अटैक करने का। तो जिस दिन हवा चल रही हो उस दिन आदमी को बहुत ज्यादा अलर्ट रहना पड़ता है, अगर टाइगर मैन ईटर है। अगर टाइगर मैन ईटर नहीं है, नॉर्मल टाइगर है, तब तो वो विंड वाली बात नहीं करता। फिर तो वो क्या करता है, नॉर्मली जिस तरीके से अटैक करना, सामने से नहीं करेगा, पीछे से ही अटैक करेगा। हवा चल रही है तो फिर वो हवा को ध्यान में रख के अटैक करता है। और अगर वो मैन ईटर है, कोई भी टाइगर है, चाहे वो घायल हो, चाहे वो मैन ईटर हो, चाहे ना घायल हो, सामने से अटैक नहीं करता है। मतलब जिधर से आपका चेहरा है वहां से अटैक नहीं करेगा। अब जो मैन ईटर टाइगर आप पे अटैक करेगा, वो बिल्कुल उतनी दूरी से अटैक करेगा जहां से वो एक छलांग पे आपके ऊपर गिरे। उतनी दूर से नहीं आएगा दौड़ते हुए कि आपको पोजीशन लेने का टाइम मिल जाए, छुप के आएगा और सीधे झाड़ी से जंप मारेगा, आपके ऊपर गिरेगा और आपकी गर्दन दबोच देगा। और जो घायल शेर होते हैं वो और नजदीक से हमला करते हैं, क्योंकि वो उछल के आपके ऊपर गिर नहीं सकते। तो जो नॉर्मल टाइगर जंप मार के आता है वो आपको इतना मौका भी नहीं देता कि आप बंदूक उठाओ, निशाना लगाओ और गोली मारो, क्योंकि वो तो पीछे से आया है, एकदम से जंप मारता है। जो घायल होता है वो कूद तो नहीं पाता, सामने तो सामने से नहीं आता, साइड से आता है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा मौका मिल जाता है, क्योंकि एकदम से वो छलांग नहीं मार पाता, थोड़ा नजदीक आने की कोशिश करता है, उसमें आपको मालूम चल जाता है। लेकिन ये दोनों ही मैटर में एक तो प्रार्थना भी करनी है आपको, गोली मारनी है, सावधान रहना है, वरना 250 किलो का वजन आपके ऊपर गिरेगा और आपका काम तमाम। अब जिस टाइग्रेस को कॉर्बेट ढूंढ रहे थे, ये तो मालूम था से कंधे में चोट है, कूद नहीं सकती है, तो ये बोले अगर मैं सेफ डिस्टेंस रखूंगा तो मैं इसमें ज़्यादा खतरे में नहीं हूँ, क्योंकि एकदम से जंप मार के तो नहीं आएगी। लेकिन इस बात की भी काफ़ी संभावना है कि 4 दिनों में उसका घाव ठीक हो गया हो, क्योंकि उन्होंने तब से इसको देखा नहीं है कि चल कैसे रही है, बस उसकी मौजूदगी फील करी है। अब जब 11 अप्रैल को कॉर्बेट निकले तो पूरी सावधानी से चल रहे थे, किसी भी ऐसी चट्टान, गुफा, पेड़ जिसके पीछे वो छुपी हुई हो सकती थी, बड़े अलर्ट होके चल रहे थे, उन सब जगह को ये अवॉइड कर रहे थे। वो टाइग्रेस टनकपुर रोड की तरफ चल रही थी और आज भी उनको वो जगह मिल गई जहां उसने पिछली रात गुजारी थी। काफी घास वास इकट्ठी करके, सूखी घास की जगह थी, वहां पर वो सोई थी। इस जगह से उनको फ्रेश पग मार्क मिल गए और वो घने जंगल में से नहीं जा रही थी, थोड़ा खुले खुले से एरिया में जा रही थी, क्योंकि घने जंगल में उसको चलने में दिक्कत हो रही थी। अब उसके चलने के तरीके से एक बात क्लियर हो गई थी कि वो दिशाहीन नहीं जा रही थी, कि कहीं उसका कोई उद्देश्य नहीं है कहीं भी जा रही हो, वो शिकार ढूंढ रही थी, क्योंकि वो भूखी थी। अब एक वाटर चैनल के पास में उसने काकड़ के बच्चे को मारा और खा गई। काकड़ का बच्चा धूप में लेटा हुआ था, रेत में। डियर क्या होते हैं, डियर की माँ जो है डियर के बच्चों को छोड़ के जाती है। मान लीजिए स्पॉटेड डियर है तो घास में छुपा के जाती है और उनसे बिल्कुल भी गंध नहीं आती, ताकि कोई दूसरा जानवर उनको ढूंढ ना ले। ये गॉड गिफ्ट है।
वो जाती है दिन भर अपना मतलब चरती वगैरह है, फिर आ जाती है। तो घास में दिन भर छुपे रहते हैं। ये वाला बच्चा किसी तरह से घास से निकल के धूप में आ गया होगा, टाइग्रेस को नजर आ गया, उसने खा लिया, और खाया तो ऐसा खाया कुछ भी नहीं छोड़ा। कॉर्बेट जानते थे कि ये 1 या 2 मिनट की दूरी पर है, जहां वो चलती जा रही है और जहां ये जा रहे हैं, बस 1-2 मिनट का ही फासला है। और वो जो हिरण का बच्चा उसने खाया है काकड़ का, उससे उसकी भूख शांत नहीं हुई होगी और बढ़ गई होगी। अब ये और सावधानी के साथ चल रहे थे, और एक जगह उसने टर्न लिया और मुड़ के गई। ये बोले अगर मैं नॉर्मल कंडीशन में होता तो मैं जल्दी से वहां पहुंच जाता और उसके पास पहुंच जाता, लेकिन मैं नॉर्मल तो कहीं से भी नहीं था, बहुत परेशान था। मेरा चेहरा सूज गया था, कान में तो ड्रम बज रहे थे, पूरा फट गया था उसका पर्दा, आंख लेफ्ट आई पूरी सूज चुकी थी। अब एक आंख और एक कान के सहारे ये सारे काम कर रहे थे। इतनी स्वेलिंग थी कान की वजह से कि गर्दन भी ऐसे नहीं घुमा पा रहे थे। पूरे दिन ये टाइग्रेस के पीछे चलते रहे, लेकिन इनको टाइग्रेस दिखी नहीं। इनको पूरी उम्मीद थी कि टाइग्रेस इनको देख रही थी, चाहे वो वाटर चैनल के पास हो, चाहे वो जंगल में हो, चाहे जहां हो, वो इनके ऊपर पूरी निगाह रख रही थी। अब एक तो अपनी तबीयत से बहुत परेशान थे, काफी देर ढूंढते रहे, फिर उन्होंने गिव अप कर दिया। अब जब उस दिन उन्होंने गिव अप किया तो ऊपर वैली में गांव की तरफ जा रही थी। जब ये रात को कैंप में आए तो बहुत ही बुरा वक्त लग रहा था इनको। लग रहा था कि बिजली के करंट इनको लग रहे हैं, जो कान में इनकी तकलीफ थी, सिर पे लग रहा था कोई इनको हथौड़े मार रहा है। अब इतना डर था कि इनके अंदर का कायर जाग रहा था। ये बेड पे बैठ नहीं पा रहे थे और इनको लग रहा था मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा होगा, और नींद भी नहीं आ रही थी। अब इनको लग रहा था कि मैं आया था तल्ला देश लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए, और मैंने और उनका काम मुश्किल कर दिया, क्योंकि पहले तो वो टाइग्रेस आदमी भी मारती थी, जानवर भी मारती थी। अब मैंने उसको ऐसा घायल कर दिया कि अब वो जानवर नहीं मार पाएगी। 8 साल में उसने मात्र 150 आदमी मारे हैं। अब वो सिर्फ और सिर्फ आदमी मारेगी, क्योंकि वो जानवर मार नहीं पाएगी, भूख लगेगी तो क्या करेगी। अब कॉर्बेट बोल रहे हैं कि भाई मेरे और उसके बीच का हिसाब किताब करने का वक्त आ गया है, और ये रात वही रात है, आखिरी रात है, जब मेरे और टाइगर्स के बीच का हिसाब होगा। तो इन्होंने चाय मंगाई, बढ़िया दूध की चाय थी, वही उनका डिनर था। खाना इनसे खाया नहीं जा रहा था। उसके बाद इन्होंने अपने 8 आदमियों को बुलाया और ये बोले कि अगर मैं कल शाम तक ना लौटूं तो सामान पैक करके नैनीताल चले जाना। और उसके बाद ये चल पड़े रात में ही। थोड़ी देर बाद इन्होंने मुड़ के देखा तो सारे आदमी खड़े थे वैसे के वैसे, कोई भी अंदर नहीं गया था। किसी ने एक भी सवाल नहीं पूछा, सब जानते थे इनका जिद्दी नेचर, और ये चल पड़े उस टाइग्रेस को रात में ही ढूंढने। चलते वक्त इनको अपने बचपन की मून लाइट वॉक्स याद आ रही थी, जब ये रात को चांदनी रात में वॉक करने जाते थे, और बाद में जब घर लौटते थे तो बहुत सारी चाय पीते थे। ये वॉक कर करके उनका एक तो जंगल का डर निकल गया था, और दूसरा जंगल में रात को जितनी तरह की आवाजें आती हैं ये उससे परिचित हो गए थे। और बोले जब 11 अप्रैल की रात को, चांदनी रात में जब मैं निकला उस टाइगर्स के साथ अपना हिसाब करने के लिए, तो ना तो मेरे मन में कोई सुसाइड करने का थॉट था कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूं, ना ही मेरे मन में ऐसा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था कि वो टाइग्रेस सुपीरियर है और मैं इन्फीरियर हूं, क्योंकि मेरे अंदर कुछ डिसेबिलिटी है। मेरा कान काम नहीं कर रहा, मेरी एक आंख काम नहीं कर रही, मेरे सिर पे हथौड़े बज रहे हैं। ऐसे सारे थॉट्स मैंने दिमाग से निकाल दिए थे। बचपन से पूरी जिंदगी में मैं टाइगर को लेके बड़ा ही उत्साहित था। टाइगर मेरा फेवरेट था, और जहां मैं रहता था वहां टाइगर भरे पड़े थे। बचपन में इनका केवल एक ही उद्देश्य था कि मुझे टाइगर देखना है, बस। जब ये बड़े हुए तो इनका एक उद्देश्य हो गया, मुझे टाइगर मारना है। और ये उद्देश्य इन्होंने पूरा किया है कि इन्होंने राइफल खरीदी थी एक समुद्र यात्री से 50 रुपए की, जिसको लोगों ने समझा था कि चुरा के लाए हैं। बाद में इनकी एम्बिशन हो गई कि मुझे टाइगर की फोटो खींचनी है, और इनकी ये तीनों एम्बिशन की, मुझे टाइगर को देखना है, मुझे टाइगर को मारना है, मुझे टाइगर की फोटो खींचनी है, तीनों एम्बिशन इनकी पूरी हो चुकी थी। जब ये टाइगर के फोटो खींचने जाते थे तब इनको मालूम चलता था कि ये टाइगर के बारे में बहुत कम जानते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी इनको आज़ादी दी गई थी जंगल में खुलेआम घूमने की। ये किसी भी जंगल में कभी भी घूम सकते थे, और ऐसी आज़ादी केवल एक और शिकारी को दी गई थी। ये उन जंगलों में आराम से घूम सकते थे, गवर्नमेंट की तरफ से कोई रोक टोक नहीं थी जहाँ पे टाइगर भरे पड़े हैं। कई बार सुबह, कई बार रात, कभी कभी एक हफ्ते तक, एक बार तो 4.5 महीने तक ये टाइगर के जंगल में रहे थे और टाइगर को देखते रहे थे। ये पूरी स्टडी करते थे कि टाइगर अपने शिकार की तरफ कैसे जाता है और कैसे उन पे हमला करता है। बहुत रेयर केस होते हैं जब टाइगर पीछा करता है, ज्यादातर केस में वो छुप जाता है, शिकार के आने का इंतजार करता है, एकदम से छलांग मार के पकड़ता है। और कई केस में थोड़ा दौड़ता है, कुछ गज,
और फिर उछल के पकड़ लेता है। और अगर कोई जानवर टाइगर के गंध सूंघ लेता है, उसकी सेंस जो कॉल वगैरह है, इस तरह की चीज़ों को पहचान लेता है, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो, तो जंगल में घूम रहा है, और वो स्ट्राइकिंग रेंज को अवॉइड कर देता, थोड़ा दूर से निकलना सीख जाता है, तो इस बात की पूरी संभावना होती है कि वो बुढ़ापे तक जिंदा रहेगा। अब जानवर तो अपनी सूंघने की शक्ति और कान से भी काम चला लेते हैं, लेकिन आदमी इन दोनों से कम ही काम चला पाता है। आदमी को टोटली अपनी आंखों पर डिपेंड करना पड़ता है। लेकिन जिम कॉर्बेट बोल रहे हैं मेरी जो भी कंडीशन थी, मेरे पास वो एक ही आंख थी, दूसरी आंख मेरी काम नहीं कर रही थी। लेकिन इनके पास नॉलेज था, एक एक्सपीरियंस था, इनको पता था कि टाइग्रेस से डिस्टेंस रखेंगे, ऐसी जगह नहीं जाएंगे जहां से वो उछल के इनके ऊपर आ सकती है, तो ये सेफ है। अब कॉर्बेट यहाँ बताते हैं कि इन्होंने अपने आदमियों से ऐसा क्यों कहा था कि अगर मैं शाम तक वापस ना आऊं तो तुम लोग मेरा सामान पैक करके नैनीताल चले जाना। बोला ऐसा नहीं था कि मुझे टाइग्रेस से डर लग रहा था, मुझे ये लग रहा था कि अचानक से कहीं ऐसा ना हो कि टाइग्रेस आ रही हो और मैं बेहोश हो जाऊं, मेरे जो सिर पे हथौड़े बज रहे हैं, इतना दर्द हो रहा है, कोई भरोसा नहीं कि मैं जंगल में बेहोश हो जाऊं और मुझे बेहोशी की हालत में टाइग्रेस मार दे। अब ये रात को उस जगह पहुंच गए जहाँ शाम को उन्होंने वो टाइग्रेस के पगमार्क छोड़े थे, और वहां से उसको वो फॉलो करने लगे। वो जंगल और वहां से कैटल पाथ तक जा रहे थे। सांबर और काकड़ जो है जंगल से निकल के खुले एरिया में आ गए थे रात को। जनरली वो ऐसा करते हैं ताकि टाइगर उन पर हमला ना कर पाए, तो वो कॉल नहीं कर रहे थे, और इससे जिम कॉर्बेट को मालूम नहीं चल रहा था कि टाइग्रेस की मूवमेंट किस साइड है। अब ये टाइग्रेस के पगमार्क फॉलो करते रहे। वो घने जंगल झाड़ियों से निकल के थोड़े ओपन एरिया में आ गई। एक ऐसी जगह थी जहां बहुत बड़े बड़े बांज के पेड़ थे। अब चांदनी रात थी, ये एक पेड़ की छाया में रुके, और वहां इनको एहसास हुआ कि उस पेड़ के ऊपर लंगूर बैठे हुए हैं। ये 18 घंटे से घूम रहे थे, इनका थोड़ा आराम करने का मन कर रहा था। बोले ये जगह परफेक्ट है आराम करने के लिए, क्योंकि ऊपर लंगूर बैठे हैं, जरा सा भी खतरा होगा, टाइग्रेस आ रही होगी, लंगूर अलार्म कॉल देंगे और ये अलर्ट हो जाएंगे। अब ये पेड़ पे पीठ टिका के बैठे हुए थे और पूरा वॉच रख रहे थे सामने वाले। करीब आधा घंटा इन्होंने आराम किया, तभी एक बूढ़े लंगूर ने अलार्म कॉल करी। अब टाइग्रेस खुले एरिया में आ गई थी, लंगूर ने उसको देख लिया था, और थोड़ी देर में कॉर्बेट ने भी टाइग्रेस को देख लिया। इनसे करीब 100 गज की दूरी पर टाइग्रेस थी, और जहां वो कवर ले सकती थी वो जगह 10 गज की दूरी पर थी, और वो जो लंगूर आवाज कर रहा था उसकी तरफ देख रही थी। जिम कॉर्बेट को रात को शूटिंग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी, और जो इनके किराएदार थे कालाडूंगी में, उनकी फसलों की रक्षा करने में जिम कॉर्बेट मदद करते थे। जंगली सुअर, इस तरह के जानवर आते थे तो ये रात को उनको शूट करते थे। ये रात को 100 गज की दूरी तक बड़े आराम से निशाना मार लेते थे। और जिस तरह से लोग सिखाते हैं, कई लोग एक आंख बंद करके निशाना मारते हैं, जिम कॉर्बेट जब निशाना मारते थे दोनों आंख खुली रखते थे। इससे इनको ये मदद मिलती थी कि एक आंख तो उस जानवर को देख रही होती थी, और दूसरी आंख से वो जो पॉइंट करते थे उससे जानवर को निशाना लगाते थे। नॉर्मल डेज होते, दोनों आंखों से देख रहे होते तो बड़े आराम से 100 गज का निशाना मारते हैं, लेकिन इनकी एक आंख बंद थी, तो ये 100 गज का निशाना इनको बड़ी सावधानी पूर्वक लगाना पड़ रहा था। तो इन्होंने पिछली रातों को देखा कि टाइग्रेस जहां सोई, पूरी रात उसने एक ही जगह पे गुजारी थी, तो इनको लगा आज भी वो कहीं ना कहीं सोएगी, और अगर वो इसी जगह आसपास कहीं सो गई तो ये कैटल पास से घूम के आएंगे, करीब 10 गज की दूरी तक आएंगे और बड़े ही आसानी से निशाना मार देंगे। तो अभी इन्होंने कहा मैं चुपचाप बैठता हूँ और देखता हूँ ये क्या कर रही है। अब टाइग्रेस लेट गई और कभी अपना सिर इधर करती थी, कभी इधर करती थी, पोजीशन चेंज कर रही थी, और लंगूर भी अपना नींद में से कॉल कर रहा था, थोड़ा झपकी मार लेता था फिर कॉल करता था। अब टाइग्रेस उठ के खड़ी हो गई और बड़े ही दर्द के साथ उसने चलना शुरू किया, और जहां जिम कॉर्बेट थे वहां से उनके राइट हैंड साइड की तरफ वॉक करना शुरू किया। अब जिस तरह वो जा रही थी वहां एक पहाड़ी नाला था, 10 से 15 फीट गहरा और 20 से 25 फीट चौड़ा, और कॉर्बेट जब आए थे तो उस नाले को क्रॉस करके ही आए थे। अब जब टाइग्रेस करीब 150 गज की दूरी पे चली गई और जब इस बात के चांसेस कम हो गए कि वो इनको देख पाएगी, तब इन्होंने उसके पीछे चलना शुरू किया। अब एक एक पेड़ के पास से चलती गई और ये पेड़ के पीछे छुप जाते थे, फिर लपक के दूसरे पेड़ के पास छुप जाते थे। करते करते इन्होंने जो दूरी थी 150 गज से 50 गज की बना ली। अब वो जो टाइग्रेस थी उस पहाड़ी नाले के छोर पे पहुंच गई थी। अब वो टाइग्रेस इनकी फायरिंग रेंज में थी, लेकिन एक छाव में खड़ी थी, मतलब चंद्रमा की जो छाव आ रही थी, और जो बढ़िया से विजिबल जो चीज थी वो थी पूंछ। अब वो थोड़ी देर तक खड़ी रही, फिर उसके बाद उसने अपना मन बनाया कि इस पहाड़ी नाले को क्रॉस किया जाए। अब बड़ी ही धीमे धीमे उसने पहाड़ी नाले को क्रॉस किया। जैसे ही वो नजरों से ओझल हुई नाले के उस तरफ, ये बिल्कुल झुक के बिल्कुल दबे कदमों से पीछे पीछे चले। अब इन्होंने जो सिर झुका के चलना शुरू किया,
ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। ऐसे सिर झुका के चले, इनको चक्कर आ गया, क्योंकि इनके ये तो वैसे ही तकलीफ में थे। सिर झुकाने की वजह से इनको चक्कर आ गया। अब ये जमीन पे लेटते हैं तो टाइग्रेस पास में है, तो जल्दी से ये ओक की कुछ ब्रांचेस थी वहां चढ़े, करीब 10 फीट ऊपर चढ़े। वहां पे एक जगह थी जहां ये पैर भी फैला सकते थे, आराम कर सकते थे। अब इन्होंने अपनी बाहों को 2 डाल पे ऐसे क्रॉस कर लिया और अपना सिर उस पर रख लिया। अब इनको लग रहा था जो इनके अंदर सिर के अंदर जो कान के अंदर जो फोड़े हैं फटने वाले हैं, उनमें ब्लास्ट होने वाला है। बहुत देर तक इनको दर्द होता रहा और बोले उसके बाद धीरे धीरे दर्द कम होना शुरू किया। करीब जब पूरी मिडनाइट हो गई तब इनको थोड़ा सा आराम मिला, तो इन्होंने अपने हाथ ऐसे खोले और सिर ऊपर उठाया। 4 घंटे तक एक पतली टहनी पे बैठे हुए थे, तो इनके क्रैम्प आ गया था पैरों में, और उसके बाद इनको पता नहीं था कि ये कहाँ है और क्या कर रहे हैं। लेकिन अब ये फायदा हुआ कि जो इनकी आंखों की सूजन थी वो भी चली गई, और जो डिस्कम्फर्ट था वो भी चला गया। जो ये पहले थूक भी नहीं घुटक पा रहे थे, अब ये घुटक भी पा रहे थे और अपनी गर्दन भी घुमा सकते थे। तो दर्द के साथ में वो सारी दिक्कतें भी चली गई। अब टाइग्रेस इनकी शूटिंग से रेंज से बाहर निकल गई थी, लेकिन वो जो दर्द भरा टाइम था वो भी निकल गया था। अब ये परफेक्ट हो गए थे। इनको पता था थोड़ी दूर जाए चाहे ज़्यादा दूर जाए, ये उसको पकड़ लेंगे और उनको दूसरा मौका मिलेगा। इनको पता था टाइग्रेस गांव की तरफ जा रही है। जिस टहनी पे या ब्रांच पे बड़ी मुश्किल से चढ़े थे, बड़ी जल्दी कूद के उतरे। इनको पता था गांव की तरफ जा रही थी, और गांव की तरफ जाने का एक ही मकसद था, आदमी मारना। ये तेजी से उस डायरेक्शन में चले। रास्ते में एक स्ट्रीम आई, वहां उन्होंने अपने कपड़े साफ किया और खुद को भी साफ किया। अब इनके आदमी जिनको ये छोड़ के गए थे, ये सो नहीं रहे थे। इनके टेंट के चारों तरफ उन्होंने आग जला के रखी थी और पानी उबलने को रखा था। जैसे ही उन्होंने इनको आते हुए देखा तो चिल्ला पड़े, साहब साहब। आदमी बोले, साहब आप वापस आ गए और आप सुरक्षित हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ मैं वापस आ गया, सुरक्षित हूँ और मैं ठीक भी हूँ। फिर उन्होंने कहा, एक इंडियन आदमी जब अपनी वफादारी देता है उसकी कोई कीमत नहीं होती है। और वो ये थी कि इनको मुखिया ने 2 कमरे दिए थे जहाँ एक ताला बंद करके सो सकते थे। लेकिन जब ये निकल गए थे, वो लोग सोए नहीं थे, खुले में बैठे थे कि क्या पता साहब की कोई आवाज़ आ जाए, या क्या पता साहब को हमारी ज़रूरत पड़ जाए। तो खतरा भागते हुए भी वो खुले में बैठे थे, जबकि उनके पास बंदूक भी नहीं थी। अब कॉर्नर बोलते, मुझे याद नहीं कि मैंने वो चाय पी कि नहीं पी जो उन्होंने पानी उबलने को छोड़ा था, लेकिन मुझे ये पता है कि ताकत लगा के किसी ने मेरे जूते उतारे, हाथ रगड़ा और मैं बेड पे सो रहा था। अब ये सो गए। बाद में इनको लगा कि सपना आ रहा है, सपने में बार बार कोई बोल रहा है कि उनको जगाना चाहिए, कोई बोल रहा है उनको नहीं जगाना चाहिए, वो कोई बोल रहा है फिर कि उनको जगाना बहुत ज़रूरी है, दूसरा बोल रहा है उनको जगा दिया गया तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। तब उन्होंने आँख खोली, देखा तो वो गंगाराम की आवाज़ थी। उन्होंने कहा, वो कौन है जो बोल रहा है जगाना चाहिए, उसको लेके आओ। जब वो आदमी लाया गया तो उसने बताया कि साहब रात में मैन ईटर टाइग्रेस ने 6 बकरियां मार दी। अब इन्होंने जल्दी से अपने जूते निकाले पहनने के लिए, और देखा तो वो लड़का और कोई नहीं था, डूंगर सिंह था, जो इनके साथ पहले भी गया था। तो उन्होंने कहा, डूंगर सिंह तुम मुझे वो जगह दिखा सकते हो जहाँ टाइगर ने बकरियां मारी है? बोला, हाँ जी सर, क्यों नहीं। अब इन्होंने मुखिया से कहा कि भीड़ को पीछे रखना, .275 की बंदूक ली और डूंगर सिंह को लिया और चल पड़े बकरियों वाली जगह देखने के लिए। इनकी नींद पूरी हो गई थी, इसलिए अपने कदमों को बहुत धीरे धीरे नहीं रख रहे थे, क्योंकि पहले कदम ये धीरे क्यों रखते थे कि सिर पे झटका ना आए, क्योंकि सिर पे हथौड़े बजते थे। अब बोल रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो गया था और मैं आराम से चल सकता था। अब जब से उस गांव में आए थे, वो लड़का डूंगर सिंह के साथ था। इस बार वो फिर वो काठी जैसी जगह, जो घोड़े की काठी के आकार की जगह, वहां ले गया जहां से पूरा वैली का नज़ारा दिखता था। इस वैली से राइट हैंड साइड में काली रिवर का दूर का नज़ारा दिखता था, और वहीं एक जगह पे इन्होंने उन दोनों कब्स को मारा था और इस टाइग्रेस को भी गोली मारी थी। वहीं दूसरी तरफ बकरियों के जाने का रास्ता था, वहीं पे बकरियों को टाइगर ने मारा था। अब उस ट्रैक पे डूंगर सिंह ने भागना शुरू कर दिया, और ये भी उससे कदम से कदम मिलाने की कोशिश कर रहे थे। अब वो ट्रैक एक स्ट्रीम को क्रॉस करते हुए, ऊंचे नीचे रास्ते क्रॉस करते हुए एक ओपन ग्राउंड की तरफ चला गया। अब वहां पे एक रिज था, वहां पे एक रॉक थी और एक इसमें हॉलो सा जगह थी, उसमें 3 बकरियां पड़ी हुई थी। ये बोल रहा, दिन में 10-15 बच्चे बकरी चरा रहे थे, अचानक से मैन ईटर टाइगर सामने आ गया और 6 बकरियां पकड़ ली। तो इन लड़कों ने चिल्लाना शुरू कर दिया और उनको ज्वाइन कर लिया। आसपास के जो लकड़ी काट रहे थे गांव के आदमी, सारों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। बकरियां भी यहाँ से वहां भागने लगी। इस कंफ्यूजन में टाइग्रेस चकरा गई और वो जगह छोड़ के चली गई, और कोई देख भी नहीं पाया कहाँ गई। अब 3 बकरियों को गांव वाले उठा के अपने साथ ले आए, 3 को वहीं छोड़ दिया जहां ये अभी पड़ी हुई थी, और इनको खबर देने के लिए, कॉर्बेट को खबर देने के लिए डूंगर सिंह को भेज दिया गया। अब उन बकरियों को मारने वाला जानवर वो मैन ईटर टाइग्रेस थी, इसमें कोई डाउट नहीं था। जब रात को इन्होंने आखिरी बार देखा था तो वो गांव की तरफ ही जा रही थी।
जब ये कैंप में वापस आए थे, इनके आदमियों ने बताया था इनके आने के आधा घंटा पहले एक काकड़ ने कॉल करी थी स्ट्रीम के पास में। वो स्ट्रीम करीब 100 गज की दूरी भी थी जहां ये टेंट के पास आग जला के बैठे थे। इन आदमियों को लगा था कि वो जानवर ने जो बार्क किया है, जो बार्किंग डियर ने कॉल की है, वो कॉर्बेट को देख के करी है, तो इन्होंने आग जला दी थी टेंट के चारों तरफ। अब इन्होंने पगमार्क चेक किए तो जो कैंप के चारों तरफ आग जल रही थी उसके चारों तरफ टाइग्रेस ने चक्कर काटा था, मतलब वो इनके कैंप के अंदर घुसने की जुगाड़ में थी। फिर वो गांव की तरफ गई थी। अब वो गई थी तो आदमी को मारने, आदमी मिला नहीं, लेकिन उसको बकरियां मिल गई, तो उसने एक झटके में बकरियों को मार दिया। अब कॉर्बेट को उस जगह के बारे में ज्यादा जानकारी थी नहीं, तो उन्होंने डूंगर सिंह से पूछा कि वो टाइग्रेस किस डायरेक्शन में गई है। डूंगर सिंह ने वैली की तरफ इशारा करके बताया शायद उस तरफ गई है। उस तरफ एक घना जंगल था, तो इनको लगा टाइग्रेस घने जंगल में चली गई है। तो ये जाने की तैयारी में थे और क्वेश्चन कर रहे थे डूंगर सिंह से, तभी खलीज फीजेंट ने बोलना शुरू कर दिया। तो वो डूंगर सिंह ने उस तरफ देखा और इशारे से उनको बताया कि वहां से आवाज आ रही है। उस तरफ काफी खड़ी चढ़ाई थी, काफी पेड़ थे और घनी झाड़ियां थी, लेकिन कॉर्बेट को लगा ऐसी खड़ी चढ़ाई में टाइग्रेस जाएगी नहीं। लेकिन डूंगर सिंह बोला कि साहब वो जो खलीज फीजेंट है उस पहाड़ी के ऊपर से नहीं बोल रहा, उसके नीचे वाले पहाड़ी नाले से बोल रहा है। अच्छा, खलीज फीजेंट जो था वो डूंगर सिंह और कॉर्बेट को नहीं देख सकता था, ऐसा कि वो इनको देख के चिल्ला रहा हो, वो टाइग्रेस को ही देख रहा था। तो इन्होंने कहा तुम भाग के गांव चले जाओ। इन्होंने बंदूक से कवर दिया, जहां तक वो जाता दिख रहा था इन्होंने बंदूक के निशाने पर रखा, कहीं से भी टाइग्रेस आएगी तो गोली मारे। फिर जब वो इनको लगा सेफ हो गया है, तब इन्होंने प्लान किया कि अकेले नीचे जाते हैं। इस इलाके में जितने भी पेड़ थे सारे के सारे पाइन यानी चीड़ के पेड़ थे, उनमें कोई खास ब्रांचेज नहीं थी, चढ़ना भी बहुत मुश्किल था। तो पेड़ पे चढ़ने का आइडिया तो नहीं था, अगर जरूरत पड़ती तो उनको जमीन पर ही बैठना पड़ता। अब ये बोल रहे हैं कि अगर वो दिन में आती तो मुझे कोई टेंशन नहीं था, लेकिन अगर वो रात को आती है, तो जब दिन डूबता है और रात आती है, चंद्रमा आता है, उसके बीच में अंधेरा होता है, तो अगर उसने मटन की जगह ह्यूमन फ्लैश, आदमी का मांस यानी कि कॉर्बेट को खाना पसंद किया, तो इनके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो जो बीच का अंधेरे का पीरियड है वो जमीन पर बैठने पर मुश्किल भरा होगा। अब जो लो रिज था उसके पास में एक बड़ी चट्टान थी, उसके पास में एक छोटी चट्टान थी। तो इन्होंने देखा कि अगर मैं छोटी चट्टान में बैठ जाता हूं तो बड़ी चट्टान मेरे लिए ओट का काम करेगी, यानी कि शेल्टर का आड़। अब यहां से चट्टान के ऊपर से केवल इनका सिर नजर आता जिस साइड से टाइग्रेस को आना था, तो इन्होंने सोचा मैं यहीं बैठता हूं। अब जो इनके सामने पोजीशन थी, जो हॉलो जहां पे वो बकरियां पड़ी थी, एक साइड में था, दूसरी तरफ कुछ और रॉक्स थी। और जब वो उसने पकड़ी थी बकरियां, तो बकरियां जिंदा थी, मरी नहीं थी। जब आदमी भाग गए थे उसके बाद बकरियां मरी थी, और एक बकरी की तो पीठ भी टाइग्रेस ने चीर दी थी। अब खलीज फीजेंट ने बोलना बंद कर दिया था, तो इनको लगा अब टाइग्रेस वापस आ रही है, जहां उसने डूंगर सिंह और इनको देख के चली गई थी। अब क्योंकि ये भी छुप के बैठ गए थे, डूंगर सिंह भी चला गया था, तो अब वो वापस आ रही थी। अब ये बोल रहे हैं कि या तो वो लेट आती है या जल्दी आती है। इन्होंने पोजीशन ली थी 2 बजे, और तभी वहां पे ब्लू हिमालयन मैगपाई आ गए। ये जंगल में बहुत नुकसान करते हैं छोटे पक्षियों को। इनके अंदर एक कैपेबिलिटी है कि मरे हुए जानवर को बड़े ही आसानी से ढूंढ लेते हैं, और वो जोर जोर से चीखते चिल्लाते हैं। तो जिम कॉर्बेट ने उनको देखने के पहले ही उनकी आवाज़ सुन ली थी कि वो आ रहे हैं। अब जब उनको मरी हुई बकरियां मिल गई तो उन्होंने चिल्लाना विल्लाना बंद कर दिया, बड़े ही सावधानी से बकरियों की तरफ बढ़ने लगे। अब ये पहुंच गए, पहले तो कुछ कॉल वॉल करते रहे, फिर पहुंच के जो बकरी की पीठ चीर दी थी टाइगर ने, वहां से उसको खाने लगे। अब आसमान से किंग वल्चर ने देखा कि मैगपाई खाना खा रहे हैं, वो भी राउंड राउंड लेके उतरे और वो भी उसी तरफ बढ़े। ये किंग वल्चर्स सबसे पहले होते हैं जो एक शिकार को ढूंढ लेते हैं। अब क्योंकि ये छोटे होते हैं तो ये जल्दी से आते हैं, जब तक बड़े वल्चर्स आते हैं फिर ये पीछे निकल लेते हैं, फिर वो धीरे धीरे मौका लगा खाते हैं। जब तक दूसरे वल्चर नहीं आते ये बढ़िया तरीके से खा लेते हैं। वल्चर्स के आने पे जिम कॉर्बेट खुश हो गए, क्योंकि अब वो टाइगर के आने पे उड़ते या अलार्म कॉल करते, इनको एक एक्स्ट्रा सेफ्टी मिल गई। अब वल्चर पाइन के पेड़ के ऊपर बैठ गए थे, किंग वल्चर, वहां से उनको पूरा बर्ड आई व्यू आ रहा था, तो दूर दूर तक का नजारा दिख रहा था। तो अगर वो ऊपर बैठे हैं इसका मतलब टाइग्रेस आ रही है, अगर वो उड़ के नीचे आ जाएंगे बकरी पे, इसका मतलब टाइग्रेस अब नहीं आ रही है। और अगर वो पेड़ पे बैठे रहते हैं, इसका एक मतलब और है कि टाइगर कहीं आसपास में आके लेट गई है, जहां से उनको दिख रही है, लेकिन वो कहीं दूर गई नहीं है। अब आधे घंटे तक वही सीन चलता रहा। ब्लू मैगपाई खाते रहे बकरी को, किंग वल्चर पेड़ के ऊपर बैठे रहे। तभी आकाश में बादल आ गए और खलीज फीजेंट ने फिर बोलना शुरू कर दिया, और वो जो मैगपाई थे वो जल्दी से उड़ गए। अब टाइग्रेस आ रही थी और ये तैयार थे कि अब शूट करने का चांस है। जहां और पिछली रात को जब इनको चक्कर आ गया था,
ये इनके हाथ से स्लिप कर गई थी। अब जो पहाड़ी नाले की तरफ जब इनका व्यू आ रहा था, वो कुछ झाड़ियां रुकावट डाल रही थी और उन झाड़ियों के पीछे से उन्होंने देखा कि टाइग्रेस आ रही है। अब वो बहुत धीरे धीरे आ रही थी पहाड़ी चढ़ते हुए और सीधे इनकी तरफ देख रही थी। इनका सिर्फ सिर दिख रहा था, वो भी हैट इनका आंखों तक इन्होंने डाउन कर लिया था। तो ये जानते थे अगर ये हिलेंगे डुलेंगे नहीं तो टाइग्रेस समझ नहीं पाएगी कि ये क्या है। अब टाइग्रेस आई और बैठ गई। इनके और टाइग्रेस के बीच में एक बड़ा सा चीड़ का पेड़ यानी पाइन का पेड़ था। अब जो इनको नजर आ रहा था उसका सिर और उसकी पूंछ। अब वो बार बार मक्खियां भगा रही थी जो उसके घाव पे उसको परेशान कर रही थी। तो दोस्तों यहाँ पे खत्म हो गया 9th पार्ट। स्टार्टिंग में मैंने बोला था 8th पार्ट, वो 7 था। तो आज हमने कंप्लीट किया 7, 8 और 9। अब बचा है आखिरी पार्ट, क्लाइमैक्स 10वां पार्ट, जो कि कल कंप्लीट होगा। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।